नमस्कार दोस्तों, मैं विजय वीएनएस शिक्षा में आपका स्वागत करता हूं। आज हम उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं कि आखिर ये जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक है, वो जो परफॉर्म कर रहा है वो एक अच्छा इन्वेस्टमेंट हो सकता है या फिर हमारे लिए ये एक बैड इन्वेस्टमेंट रह सकता है। इसके बारे में भी हम डिटेल में जानकारी लेंगे। और ये जो अभी कुछ दिनों से रिकवर हो रहा है, तो क्या ये एक अच्छी रिकवरी होगी या फिर यही पोजीशन में गिरता रहेगा, इसके बारे में भी हम आज डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप पिछले एक साल में अगर इसका रिकॉर्ड देखेंगे तो पिछले एक साल में लगभग 20% गिर चुका है। और पिछले जब से ये लिस्ट हुआ है स्टॉक एक्सचेंज में, मतलब दिसंबर 2019 से अभी तक देखेंगे तो वो भी अभी तक 19% लगभग गिर चुका है। तो आखिर ये ऐसा क्या हुआ कि ये इतना बैड परफॉर्मेंस दे रहा है। और ये भी देखेंगे कि पिछले 5 दिन में अगर आप देखेंगे तो लगभग 11 से 12% के रिकवरी दिखा चुका है। तो क्या ये अभी रिकवर हो रहा है कि अच्छी एक रिकवरी दिखा रहा है, इसके बारे में भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, है ना, और साथ में जो बेल आइकन है उसको भी दबा दे, जिससे हमारी आने वाली जो वीडियो है वो आपकी मिलती रहे, है ना। तो चलिए सबसे पहले ये इसका हम रेवेन्यू देखेंगे कि रेवेन्यू के स्ट्रक्चर से हमें ये पता चलेगा कि ये आखिर ये कैसा परफॉर्म कर रहा है। तो इसका जो यहाँ पर जैसे ही रेवेन्यू देखते हैं तो इसने रेवेन्यू के मामले में कंसिस्टेंट रिटर्न जनरेट करके दिया है। मतलब इसने रेवेन्यू में जो है कंसिस्टेंसी दिखाई हुई है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आ रही इसकी, तो प्रॉब्लम आ रही इसके एनपीए में। जो एनपीए देखेंगे आप तो यहां पर देखिए, मतलब जो नेट प्रॉफिट है उसमें बहुत ज्यादा गिरावट दिख रही। अब ये गिरावट क्यों दिख रही है जबकि रेवेन्यू तो बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है, पर इसका जो गिरावट है नेट प्रॉफिट में वो इसके वजह से है क्योंकि इनका जो एनपीए है वो बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। मतलब यहां पर अगर आप ग्रॉस एनपीए देखेंगे, अच्छा एनपीए क्या होता है ये भी मैं बता देता हूं, है ना। जो हमारे सब्सक्राइबर है, जो नए नए सब्सक्राइबर है, जिन्होंने अभी स्टॉक मार्केट का नया नया एजुकेशन लेना शुरू किया है, उनके लिए ये पता नहीं होगा कि एनपीए क्या होता है। एनपीए मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट, मतलब वो एसेट होता है जो बैंक जो पैसा नहीं मिलता है उसको एक पोजीशन में रखती कि ये पैसा हमें आने वाला नहीं है, उसको एक बैड लोन करके रखती है, उसको ही एनपीए बोला जाता है। जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट होता है, जो बैड लोन होता है, वो रिकवर होने वाला नहीं होता है, उसको एनपीए में डाल दिया जाता है। तो वो वैसा जो एनपीए है, वो एनपीए क्या हुआ है, वो एनपीए रेगुलर दिसंबर 2023 से देखेंगे तो रेगुलर बढ़ रहा है। तो यहां पर ये क्लियरली दिख रहा है। और साथ में अगर नेट एनपीए भी देखेंगे तो वो भी बहुत ज्यादा गिरावट दिखा दे रहा है। मतलब इनका जो एनपीए वो बहुत ज्यादा बढ़ रहा है ना। तो एनपीए की वजह से क्या हो रहा है, इनके नेट प्रॉफिट में बहुत ज्यादा फर्क पड़ रहा है ना। तो अब ये फर्क क्यों पड़ रहा है, तो इसका मेन कारण है माइक्रो फाइनेंस लोन, है ना। तो ये अगर आप पिछले माइक्रो फाइनेंस की बात करें तो ये पूरा सेक्टर ही वैसा चल रहा है। मतलब पूरा सेक्टर देखेंगे तो पिछले दिसंबर 2024 में 50,000 करोड़ का जो एनपीए था वो हिट कर चुका था। इतना माइक्रो फाइनेंस सेक्टर में प्रॉब्लम चल रहा है। और यहाँ पर जो है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक भी है, वो माइक्रो फाइनेंस लोन में ज्यादा है। और माइक्रो फाइनेंस में भी कहां पर जो अनसिक्योर्ड लोन होते वहां पर ज्यादा इनका वेटेज है। उसके वजह से क्या हो रहा है, इनका जो एनपीए वो बढ़ रहा है ना। तो यहां पर आप क्लियरली देख सकते हैं, यहां पर सबसे बड़ी चीज क्या होती है, इनका जो एनपीए होता है वो एनपीए ज्यादातर माइक्रो फाइनेंस से ज्यादा हो रहा है। क्यों, क्योंकि ये ना माइक्रो फाइनेंस में देती, ऊपर से क्या होता है, ये जो माइक्रो फाइनेंस में दे रही लेकिन अनसिक्योर्ड लोन में ज्यादा दे रही, जिसकी वजह से क्या होता है इसकी रिकवरी करना थोड़ा सा, क्योंकि यहां पर क्या होता है, यहां पर कुछ भी गिरवी रखा नहीं होता है ना। कुछ गिरवी नहीं रखने की वजह से क्या होता है कि ये जो होते हैं ये बैड लोन होने के चांसेस बढ़ जाते। अब ये क्यों होता है, क्योंकि गवर्नमेंट की नई नई स्कीम्स आते रहती है, मतलब लोन फ्री करने की कोशिश करती है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये जो
छोटे छोटे लोन होते हैं वो भरते नहीं है, और भरने की वजह से क्या होता है, यहाँ पर इनका एनपीए बढ़ जाता है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 56% सिर्फ अनसिक्योर्ड लोन में 56% ग्रुप लोन आता है, जो छोटे छोटे ग्रुप में दिया जाता है, जैसे बचत गट वगैरह होता है, उस टाइप के लोन जो होते हैं उसमें महिला बचत गट वगैरह होता है, उनमें जो दिया जाता है वो कितना परसेंट है, 56% है। और साथ में अगर माइक्रो इंडिविजुअल लोन देखेंगे तो 16% है। मतलब ये लगभग 72% का सिर्फ ये जो अनसिक्योर्ड लोन है वो माइक्रो फाइनेंस से आता है। जो माइक्रो फाइनेंस तो इसके पहले भी मैंने बताया कि वो स्ट्रगल कर रहा है। यहाँ पर 50,000 करोड़ का सिर्फ एनपीए हिट हुआ है ना। तो माइक्रो फाइनेंस सेक्टर में इतना प्रॉब्लम चल रहा है। ऊपर से जो उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक है वो क्या करती है, वो सिर्फ और सिर्फ माइक्रो फाइनेंस सेक्टर में 72% का वेटेज रखती है, जिसकी वजह से इनका एनपीए बढ़ने के चांसेस हो जाते। उसके बाद देखेंगे तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट ग्रुप को जो 5% देती, अदर को 3%, और एमएससी में सिर्फ 5% देती। मतलब इनका, और अफोर्डेबल हाउसिंग में जो है वो 16% है। तो यहाँ पर इनका क्या है, यहाँ पर इनको क्या करना चाहिए कि इनका जब तक सिक्योर्ड लोन में जब तक ये बढ़ाते नहीं अपना वेटेज, तब तक इनका एनपीए थोड़ा सा कम होने के चांसेस कम है। अगर आप इसके बजाय अगर आप ए स्मॉल फाइनेंस बैंक देखेंगे या फिर जो भी हाउसिंग फाइनेंस बैंक देखेंगे, उनमें क्या होता है, सिक्योर्ड लोन ज्यादा होते हैं। उसके वजह से क्या होता है, इनका एनपीए जो होता है वो एनपीए कम होता है। उसके बजाय अगर आप उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक का देखेंगे तो यहाँ पर इनका एनपीए इसके वजह से बढ़ता है क्योंकि इनका अनसिक्योर्ड लोन है ना। अब ये बढ़ने का कारण क्या है, इसके जो शेयर प्राइस बढ़ रही है, जैसे पिछले 5 दिन में देखेंगे तो 11 से 12% के बीच में इसका शेयर प्राइस बढ़ा है। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है, इसके बारे में भी और इसके कारण क्या है, इसके बारे में भी जान लेते। तो सबसे पहला कारण ये है कि इनके मैनेजमेंट ने अनाउंस किया है कि हम यूनिवर्सल बैंक का लाइसेंस के लिए अप्लाई कर चुके हैं। तो ये पहला कारण है जिसकी वजह से जो स्टॉक प्राइस है वो बढ़ रही है। और दूसरा कारण क्या है कि दूसरा कारण जो ब्रोकरेज हाउसेस है वो भी इनके ऊपर बुलिश है, और वो ब्रोकरेज हाउसेस ने तो 60 रुपए का इनका स्टॉक प्राइस रखा है और किसी ने तो 64 रुपए का जो स्टॉक प्राइस रखा है, जिसके वजह से यूनिवर्सल बैंक का लाइसेंस लेना है तो उसके लिए क्या लगता है ना। तो अगर कोई भी बैंक अगर यूनिवर्सल बैंक बनना चाहती तो उसके लिए कुछ क्राइटेरिया को इनको फुलफिल करना पड़ता है। तो उसमें से पहला क्राइटेरिया रहता है कि उसका मिनिमम नेटवर्थ जो है वो 1000 करोड़ की होनी चाहिए। वो दूसरा क्राइटेरिया है कि वो होल्ड शेड्यूल्ड स्टेटस होना चाहिए, और पिछले 5 साल में उसने सेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस करना चाहिए। मतलब एक कंसिस्टेंसी दिखाना चाहिए जो उनके जो अर्निंग में है या रेवेन्यू में है, और उसके बाद नेट प्रॉफिट में, इसमें कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, तभी उसको यूनिवर्सल बैंक का लाइसेंस मिल सकता है। उसके साथ साथ वो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होनी चाहिए। मतलब जैसा हमारे पास जो स्टॉक एक्सचेंज है, जैसे एनएससी हो गए या बीएससी हो गए, उन स्टॉक एक्सचेंजेस में भी ये लिस्ट होना चाहिए। और उसके साथ साथ इनका जो एनपीए, जो ग्रॉस एनपीए वो 3% से कम होना चाहिए, और नेट एनपीए जो है वो 1% से कम होना चाहिए पिछले 2 साल में, जो कि इनका एनपीए यहाँ पर कम है। लेकिन अगर कंसिस्टेंसी की बात करें एनपीए में, तो वो रेगुलरली कंसिस्टेंसी नहीं दिख रहा है, लेकिन अप्लाई तो किए इन्होंने, है ना। और शायद इनको यहाँ पर मिल भी जाएगा यूनिवर्सल बैंक का। अब आने वाले समय में देखा जाएगा कि इनको यूनिवर्सल बैंक का लाइसेंस मिलता है या नहीं। अब बात आती है कि ये तो सब हो गया इनके प्रॉब्लम या कारण, लेकिन इसका मेन सॉल्यूशन क्या है। तो सॉल्यूशन एक ही है कि यहाँ पर हमें इनके एनपीए पर रेगुलर वॉच रखते रहना पड़ेगा, और यहाँ पर देखना पड़ेगा कि इनका एनपीए कम होता है क्या। अगर यहाँ पर अगर ग्रॉस एनपीए इनका कम होता है तो यहाँ पर एक अच्छी इन्वेस्टमेंट हो सकती है। लेकिन और साथ में अगर आप इसका नेट एनपीए भी देखें, लेकिन नेट एनपीए से ज़्यादा ग्रॉस एनपीए पर ज़्यादा फोकस होना चाहिए। नेट एनपीए पर भी फोकस करें, लेकिन ज़्यादातर फोकस जो होना चाहिए वो ग्रॉस एनपीए पर होना चाहिए। तो वहाँ पर आप देख सकते हैं कि वहाँ पर अगर अच्छा परफॉर्म करता है
तो ये एक अच्छी इन्वेस्टमेंट हो सकती है ना। तो और साथ में इसका रेवेन्यू भी देखते रहना चाहिए कि रेवेन्यू रेगुलर कंसिस्टेंसी के साथ बढ़ रहा है क्या, है ना। अगर यहाँ पर अगर रेवेन्यू कंसिस्टेंसी के साथ बढ़ रहा है तो यहाँ पर अच्छा, अब मेन चीज आ जाती है कि यहाँ पर ग्रॉस एनपीए कम कब होगा। तो ग्रॉस एनपीए कम होने के लिए इनका जो अनसिक्योर्ड लोन है, वो अनसिक्योर्ड लोन को इनको कम करना पड़ेगा। जो परसेंटेज है 72% का, वो अनसिक्योर्ड लोन का परसेंटेज है वो कम करना चाहिए और सिक्योर्ड लोन का थोड़ा सा बढ़ना चाहिए। तो यहाँ पर भी आप नजर बनाए रखें कि इनका सिक्योर्ड लोन पर जो परसेंटेज है वो बढ़ता है कि नहीं। अगर वहां पर बढ़ता है सिक्योर्ड लोन का जो परसेंटेज है, वहां पर अगर बढ़ता है तो एक वहां पर एक चांस लिया जा सकता है, एक अच्छी इन्वेस्टमेंट हो सकती है। अगर इनका अनसिक्योर्ड लोन बढ़ते रहता है और माइक्रो फाइनेंस में अगर बढ़ते रहता है इनका, है ना, अनसिक्योर्ड और साथ में माइक्रो फाइनेंस, अगर ये इन पे अगर इनका फोकस कम होता है, तभी यहाँ पर हम एक इन्वेस्टमेंट की स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। अगर हाँ माइक्रो फाइनेंस में भी जाते हैं, लेकिन अगर सिक्योर्ड लोन में जाते हैं तो एक अच्छा साइन हो सकता है और अच्छी इन्वेस्टमेंट उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस में हो सकती है और ये रिकवर होने के चांसेस बढ़ सकते। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।